बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ प्री नाइन्थ। कल हम लोगों ने बेटा जी हमारा चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। कल हमारा जो टॉपिक हमने कल रीड आउट किया था, डिस्कस किया था, वो हमारे पास था एटॉमिक साइज़ के। एटॉमिक साइज़ क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं उसका ट्रेंड देखा था कि अलॉन्ग द पीरियड और अलॉन्ग द ग्रुप उसमें वेरिएशन किस तरह से आ रही है एटॉमिक साइज़ में। एटॉमिक साइज़ बेसिकली हमने कहा था कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, वो आपके पास क्या कहलाता है एटॉमिक साइज़। और एटॉमिक साइज़ जो होता है वो टॉप जो वेरिएशन है या ट्रेंड इन एटॉमिक साइज़ जो होता है कि किस तरह से वेरिएशन वेरी करते हैं, एटॉमिक साइज़ वेरी करते हैं अलॉन्ग द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड। हमने कहा था कि अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है। क्यों इंक्रीज़ करता जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करती जाती है। जबकि अलॉन्ग द पीरियड जो है वो क्या था कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ क्यों करता है? हालांकि वहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ में अलॉन्ग द पीरियड में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल रिमेन सेम्स होते हैं, लेकिन जो होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं इंक्रीज़ करते जाते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या एटॉमिक साइज़ क्या होता है डिक्रीज़ कर जाता है। आज जो हम टॉपिक करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट हमने कहा कि एटॉमिक्स अगर आप देखो तो द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनर सब शेल में, वो क्या कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। अब जैसे मैं सपोज एग्जांपल लेती हूँ कि आपके पास जो है एक एलिमेंट है लिथियम। लिथियम का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ये इसके प्रोटॉन है, ये क्या है न्यूट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 हैं। लिथियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 हैं। ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है लिथियम का। ठीक है, अब अगर मैं लिथियम के बाद सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, सोडियम में ये आपके पास क्या है प्रोटॉन है, ये आपके पास क्या है न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस और वैलेंस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है ये न्यूक्लियस है, और ये इसका क्या है वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान सिर्फ यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, ये न्यूक्लियस है इसका, ये वैलेंस शेल, इन दोनों के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इन दोनों के दरमियान टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे आपके पास डाउन द ग्रुप जा रहे हो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज होने के साथ साथ जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होते जा रहे हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी रिड्यूस करेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस करेगी तो क्या होगा शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती जाएगी, क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि जैसे अलॉन्ग द पीरियड देखें, अलॉन्ग द पीरियड देखेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिमेन सेम रहेंगे। ठीक है, जब वहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो इनर इलेक्ट्रॉन जब सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा कांस्टेंट होगा।
तो अलोंग द ग्रुप आपका शेडिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा और अलोंग द पीरियड उसका जो ट्रेंड है उसमें क्या है, उसकी जो वेरिएशन आ रही है वो ये है कि जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट होगा वो रिमेन्स सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे वो कहते हैं कि आपके पास एग्जामिनर आपको कहते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट दे देता है पीरियोडिक टेबल में से, वो कहते हैं कि बोरोन और कार्बन। आपके पास दो एलिमेंट है, एक आपके पास बोरोन है, दूसरा आपके पास क्या है, कार्बन। अब वो कहते हैं कि बोरोन और कार्बन में से किसका शेडिंग इफेक्ट जो कम होगा या ज्यादा होगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, बोरोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। अब देखें इसके फर्स्ट शेल में ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसके क्या है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, वैलेंस शेल, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने होंगे, 2 होंगे। अब दूसरा कौन सा है, कार्बन है। कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पे नीचे लिखे स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन। कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कार्बन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, वैलेंस है। अब इसके भी इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। इट्स मीन के दोनों के इनर इलेक्ट्रॉन क्या सेम है। जब दोनों के इनर इलेक्ट्रॉन सेम है तो शेडिंग इफेक्ट भी क्या होगा, रिमेन्स सेम है, क्लियर, कांस्टेंट रहेगा। अब इस केस में आपके पास क्या है कि शेडिंग इफेक्ट क्या है, कांस्टेंट है। जब आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और इनर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, क्योंकि जो इन वो कह रहे हैं कि रिडक्शन हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, किसकी वजह से हो रही है, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिडक्शन ऑफ फोर्स जो होती है वो क्रिएट हो रही होती है, क्लियर। ये था शेडिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज। आपने एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सोडियम और आपने एक असाइनमेंट करनी है। वो असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। आपने करना है सबसे पहले कि सोडियम और मैग्नीशियम विच एलिमेंट हैज ग्रेटर एटॉमिक साइज, सोडियम और मैग्नीशियम। आपने बताना है कि सोडियम और मैग्नीशियम में से ग्रेटर एटॉमिक साइज किसका है। दूसरा क्वेश्चन आपने असाइनमेंट के तौर पर अपने व्हाट्सएप पे मुझे फॉरवर्ड करना है कि विच एलिमेंट हैज कांस्टेंट शील्डिंग इफेक्ट। कांस्टेंट की तो आपने एग्जांपल की है, ऑक्सीजन, विच एलिमेंट हैज कर दें विच एलिमेंट हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट।
क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 17 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। आप लोगों ने ये होम असाइनमेंट अपनी करके अपने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करनी है दोनों। कल हम लोग इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताऊंगी कि एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी में किस तरह से वेरी कर रहे हैं अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। इंशाल्लाह कल के टॉपिक के साथ, कल के लेक्चर के साथ अगेन मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री 9 सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड द डेट इज 11th of August एंड द डे इज ट्यूसडे। साइज 2.6 के हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसकी स्टेटमेंट है आपके पास if z equals to 2 plus 3 iota and w equals to 5 minus 4 iota then show that। अभी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आपके पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आपने उनको प्रूव करना है कि दीज आर इक्वल। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कर लें और ये आपके पास राइट हैंड साइड। साइड को आप इकट्ठे सॉल्व कर लें, साइड को सेपरेटली सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल्स टू यहाँ पे राइट हैंड साइड में z सेपरेट कॉन्जुगेट माइनस w सेपरेट कॉन्जुगेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले z में से माइनस करना है w को, देन जो आपके पास वैल्यू आएगी उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास पहले आपने z कॉन्जुगेट लेना है, फिर आपने w कॉन्जुगेट लेना है। उन दोनों के आंसर्स को फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। z की वैल्यू है 2 plus 3 आयोटा। आगे साइन माइनस का है तो आप ब्रैकेट प्लेस करेंगे बिकॉज माइनस साइन चेंज करता है। W की वैल्यू है 5 minus 4 आयोटा और उसका होल का कॉन्जुगेट ऊपर बार मेंशन कर दें। यहाँ पे C की वैल्यू थी 2 plus 3 आयोटा, बार सेपरेट लगा ली, बार शो क्या कर रहा है कॉन्जुगेट माइनस W। अब अगेन माइनस साइन है तो आप W की वैल्यू को भी ब्रैकेट में प्लेस करेंगे बिकॉज माइनस की ओपनिंग साइन चेंज करती है। तो 5 minus 4 आयोटा वैल्यू पुट की, इसकी ऊपर लगा लिया इसका कॉन्जुगेट। यहाँ पे तो पहले माइनस साइन ओपन किया जाएगा, 2 plus 3 आयोटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और बार या कॉन्जुगेट एज इट इज। लेकिन यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट ओपन किया जाएगा बिकॉज सेपरेट लिखा हुआ है दोनों कॉन्जुगेट। तो ये बन जाएगा 2 minus 3 आयोटा प्लस गोज टू माइनस, यहाँ माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट में आपने कॉन्जुगेट ओपन करना है। 5 minus 4 आयोटा था तो ये बन जाएगा प्लस 4 आयोटा बिकॉज कॉन्जुगेट में आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है आपके पास आयोटा वाली टर्म, आयोटा वाली टर्म यहाँ पे हो सकी 4 आयोटा माइनस के साथ था तो कन्वर्ट हो गया प्लस 4 आयोटा में। यहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले, देन कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा 2 minus 5 plus 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। मैंने कंबाइन कर ली टर्म्स और यहाँ पे 2 minus 3 आयोटा हम कंजुगेट ले चुके थे, अब हम माइनस साइन की ओपनिंग करेंगे। माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 minus 2 equals to 3, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव आएगा बिकॉज बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है। और यहाँ प्लस 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 3 plus 4 equals to 7 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, यहाँ पे भी इनको कंबाइन करके सॉल्व कर लें, रियल को रियल में इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 2 minus 5 सेपरेट माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा सेपरेट। तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 के तो 3 आ जाएगा माइनस 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा बिकॉज बड़ी वैल्यू 4 है उसके साथ साइन माइनस है तो माइनस ही लगेगा। 4 प्लस इक्वल्स टू 7 आएगा। ये तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाता है बिकॉज हमने कॉन्जुगेट स्टार्ट में ले लिया था। लेकिन यहाँ पे जब हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिए अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आप जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है तो बन जाएगा माइनस, तो ये बनेगा -3 -7 आयोटा और कॉन्जुगेट या पार्ट खत्म हो जाएगी।
अब अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, इट्स मीन दैट thus लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पार्ट नंबर 3 में ZW conjugate equals to Z separate conjugate, W separate conjugate with the sign of multiplication। इनको भी आप चाहे इकट्ठा सॉल्व कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को साथ साथ राइट हैंड साइड के चाहे सेपरेटली कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड मेंशन किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड मेंशन किया। लेफ्ट हैंड साइड में ZW का प्रोडक्ट लेंगे, उसका कंजुगेट लेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में पहले Z कंजुगेट लेंगे, W कंजुगेट लेंगे, देन उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, इनकी क्या क्या वैल्यूज है। Z की जो वैल्यू है वो है 2 + 3 आयोटा इनटू W की जो वैल्यू है 5 - 4 आयोटा, क्लोज द ब्रैकेट और ऊपर साइन आपके पास कॉन्जुगेट का, इक्वल्स टू Z की वैल्यू जो थी वो 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट सेपरेट लिखा और नेक्स्ट इनटू मल्टीप्लाई का साइन, ये ब्रैकेट प्लेस कर लें, 5 - 4 आयोटा का भी कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे इस टर्म का इन दोनों मल्टीपल्स का होल कॉन्जुगेट है, तो आप पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसको कंजुगेट लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों का सेपरेट है, तो पहले आप कंजुगेट लेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। 2 × 5 - 4 आयोटा, एक फैक्टर फिक्स करते हैं, बाकी फैक्टर की जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको 1 बाय 1 उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले 2 को क्या मल्टीप्लाई, फिर 3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे कंजुगेट सॉल्व होगा, तो 2 + 3 आयोटा तो बन जाएगा -3 आयोटा, एंड यहाँ पे 5 - 4 है तो बन जाएगा 5 + 4 आयोटा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 5 = 10 -2 × 4 = 8 आयोटा, +3 × 5 = 15 आयोटा, प्लस माइनस -3 × 4 = 12, एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे आगे की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो 2 × 5 + 4 आयोटा, हमने इस फैक्टर को फिक्स किया और इसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको 1 बाय 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करा। तो पहले 2 के साथ होगा, देन आगे साइन -3 आयोटा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है -3 आयोटा है, उसके साथ करवाएंगे 5 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपके पास आयोटा स्केयर नजर आ रहा है, तो आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो आप यहाँ -1 पुट कर लेंगे। सो मेंशन कर लें, पुट आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1। 10 और इन की जो टर्म्स हैं, जो इमेजिनरी पार्ट सेम से मैंने इनको सॉल्व कर लें। 15 - 8 = 7, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, बिकॉज 15 के साथ साइन प्लस और डिवाइड का साइन जो होता है वो लगाया -10। अब ये आयोटा स्केयर का भी पुट करेंगे -1, और ऊपर आपके पास कंजुगेट के लिए बार इक्वल्स टू, यहाँ पे ओपनिंग कर लें, 2 × 5 = 10, +2 × 4 = 8 आयोटा, -3 × 5 = 15 आयोटा, प्लस -3 × 4 = 12, एंड आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर। अब अगेन आयोटा स्केयर आ चुका है, वहाँ भी आपने -1 ही पुट कर। तो ये बनेगा आपके पास 10 + 7 आयोटा -+ प्लस 12 बन जाए 12, और यहाँ पे आपके पास इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो 10 +- होगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करेंगे तो 15 - 8 = 7 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का, बिकॉज बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, और यहाँ -12 आयोटा के लिए -1 पुट कर लेंगे। एज वी नो दैट आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 है। यहाँ पे रियल पार्ट में सॉल्व कर लें। 12 + 10 = 22 + 7 आयोटा, और बार एज इट इज, मीन्स कंजुगेट एज इट इज। 10 - 7 आयोटा, माइनस प्लस 12 बन जा 12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप, उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड में ओपन करना है कॉन्जुगेट को, और राइट हैंड साइड में आपने सिंप्लीफिकेशन। तो 22 + 7 आयोटा की कॉन्जुगेट थी, और यहाँ पे था 10 - 7 आयोटा + 12। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो
आयोटा के साथ जो साइन था वो कन्वर्ट कर लेंगे, तो प्लस का बन जाएगा -7 आयोटा और कॉन्जुगेट का जो बार है वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ये रियल को रियल पार्ट में सॉल्व करेंगे तो बनेगा 10 + 12 22 और -7 आयोटा एज इट इज। अब देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, हेंस आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपने डिवीजन करनी है z/w का होल कंजुगेट और इक्वल्स टू आपके पास है z कंजुगेट बाय w कंजुगेट और आपके पास आगे मेंशन है वेयर w इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे w इक्वल्स नॉट इक्वल टू 0 क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि w डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है और डिवीजन में अगर 0 आ जाए तो वो जो आपके पास कंडीशन है वो अपोज करती है इन्फिनिटी को, जिसे कहा जाता है अनडिफाइंड को, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया है कि w की जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, नॉट 0 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट, राइट हैंड साइड सेपरेट। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने डिवीजन करनी है, डिवीजन करने के बाद कॉन्जुगेट लेना है, लेकिन राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट देन आपके पास डिवीजन। तो बार लिखा, z की वैल्यू आपके पास 2 + 3 आयोटा बाय आई थिंक सो, क्योंकि आपके पास डिवीजन का केस है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सेपरेटली सॉल्व करें, क्योंकि आपको डिवीजन में रैशनलाइजेशन की तरफ मूव करना होता है। एज वी नो दैट कि जब भी डिवीजन में इन द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म जब आती है तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाए या कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए तो आपको उसे एलिमिनेट करना होता है, और एलिमिनेट करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हो वो रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हो। रैशनलाइजेशन कैसे करते हो? जो आपके पास होता है डिनोमिनेटर उसका कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करवाते हो दोनों चीज़ों को, फ्रैक्शन फॉर्म की, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे आपने पहले वही चीज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट करूँगी, राइट हैंड साइड सेपरेट करूँगी। तो मैंने पहले वैल्यू पुट की z की विच इज 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू जो है वो 5 - 4 आयोटा वो पुट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे एज वी नो दैट अगेन जो फ्रैक्शन फॉर्म है यहाँ पे जो आपके पास इन द डिनोमिनेटर आपके पास आयोटा आ रहा है, तो आपने इसे खत्म करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर आप लिखेंगे स्टेटमेंट बाय मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसकी नहीं है? डिनोमिनेटर की टर्म की। वो क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ 5 - 4 आयोटा, और कॉन्जुगेट आएगा 5 - 4 आयोटा का 5 + 4 आयोटा। तो आपने इसी के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा इनटू 5 + 4 आयोटा बाय 5 + 4 आयोटा, और ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट का साइन विच इज बार। अब मल्टीप्लिकेशन करनी इनको 2 × 5 + 4 आयोटा देन +3 आयोटा × 5 + 4 आयोटा। मैंने इस फैक्टर को फिक्स करके इस फैक्टर की दोनों टर्म्स को बनने वाले से मल्टीप्लाई कर। नीचे आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो फॉर्म बन रही है फॉर्मूला क्लोजिंग की विच इज a - b × a + b विच इज इक्वल्स टू a² - b²। तो a इज द फर्स्ट वैल्यू विच इज 5 एंड b सेकंड वैल्यू विच इज 4 आयोटा। तो आप ये पुट कर लेंगे। नेक्स्ट आप इसको ओपन करें, 2 × 5 = 10 + 2 × 4 = 8 आयोटा +3 × 5 = 15 आयोटा +4 × 3 = 4 = 12 आयोटा × आयोटा का स्क्वायर। नीचे 5 का स्क्वायर तो क्या होता है 25 - 4 का स्क्वायर तो क्या आता है 16 एंड आयोटा का स्क्वायर तो आता है आयोटा का स्क्वायर। अब आपको जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है वहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे विच इज -1। तो हम इसका माइक्रो बार जो है वो साथ लाते हैं दोनों टर्म्स के लिए, बिकॉज ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन थी होल बार एंड बार रिप्रेजेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ द वैल्यू गिवन वैल्यू।
तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करते हैं 10 प्लस 15 प्लस 8 इट गिव अस 23 आयोटा प्लस 12 और आयोटा से इसका वैल्यू आ जाएगी -1 ये पुट कर लें नीचे 25 प्लस इट इज -16 आयोटा से जब आप अगेन पुट कर लेंगे -1 बिकॉज वी नो दैट आयोटा इज इक्वल्स टू -1 अब इनको ओपन कर ले माइनस साइन के साथ 10 प्लस 23 आयोटा प्लस माइनस 12 बन जा 12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस प्लस 16 और अब आपके पास तो नेक्स्ट स्टेप होगा और आपने अगेन रिपीट करी बात कि आपने कंजुगेट को साथ लेके चलना है क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन करने के बाद एंड में जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी उसका आप कंजुगेट लेंगे तो ये बनेगा 10 प्लस 23 आयोटा 10 को 12 में सॉल्व कर लें बिकॉज इमेजिनरी पार्ट तो सॉल्व कर चुके थे रियल को रियल में सॉल्व करना है तो 10 माइनस 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा और प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 25 प्लस 16 है तो 25 प्लस 16 को ऐड किया जाए 41 आ जाता है सो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है अब इसका आप लेंगे कंजुगेट इनको सेपरेट लिख लें रियल को रियल ये 41 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो ये बनेगा -2/41 सेपरेट लिख लें प्लस 23/41 आयोटा सेपरेट लिख लें तो इसका आपके पास आ गया कंजुगेट आप यहाँ पे -2/41 -23/41 आयोटा आपने कंजुगेट दिया तो इमेजिनरी पार्ट का साइन आपने चेंज कर लिया सो ये आपके पास है ये सॉल्व हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास ये आता है स्टैंडर्ड फॉर्म अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड में आपके पास था Z कॉन्जुगेट बाय W कॉन्जुगेट इसमें आपने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कॉन्जुगेट लेना है फिर आपको इसको रैशनलाइज करना है विद द कॉन्जुगेट देन आपके पास मैं मूव करती हूँ राइट हैंड साइड लिखी यहाँ पे राइट हैंड साइड इज Z कॉन्जुगेट बाय W कॉन्जुगेट वैल्यू पुट करें इसकी Z कॉन्जुगेट की वैल्यू Z लिखा 2 प्लस 3 आयोटा वैल्यू इसकी ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगाया बाय W की वैल्यू थी 5 माइनस 4 आयोटा इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया अब आप पहले कॉन्जुगेट लें इनको ये कॉन्जुगेट ओपन होगा तो आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज होगा तो बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा बाय 5 प्लस 4 आयोटा अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि बाय मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर दिस इज 5 माइनस 4 आयोटा तो आप यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा बाय 5 प्लस 4 आयोटा है और हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी क्यों है इसका पर्पस ये है बता चुकी हूँ पहले भी आपको कि आपने फ्रॉम द डिनोमिनेटर इस इमेजिनरी पार्ट को एलिमिनेट करना होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती है उसे खत्म करना होता है तो आप उसे तब न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो उसी कॉन्जुगेट को 5 प्लस 4 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस 4 आयोटा होगा 5 माइनस 4 आयोटा से आपने तब मल्टीप्लाई करवाया दोनों टर्म्स को तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा नीचे आपके पास फॉर्मूला ओपनिंग होगी फॉर्मूला ओपन होगा आपके पास a प्लस b जो है माइनस b विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिकॉज 5 प्लस 4 आयोटा है और यहाँ पे 5 माइनस 4 आयोटा है दोनों की फर्स्ट वैल्यू भी सेम है सेकंड वैल्यू भी सेम है लेकिन मिड में साइन जो है वो चेंज है तो आप इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वैल्यू विच इज 5 b रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड वैल्यू विच इज 4 आयोटा तो हमने ये पुट कर लिया और ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 को पहले 5 माइनस 4 आयोटा के साथ और माइनस 3 आयोटा को अगेन 5 माइनस 4 के साथ आयोटा के साथ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2 5 are 10 minus 2 4 are 8 आयोटा minus 3 5 15 आयोटा minus minus plus 3 4 are 12 आयोटा का स्क्वायर by 25 minus 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे अब जहां पे आपके पास आयोटा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है वहां पे माइनस 1 पुट करें यहाँ तो कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी हमने माइनस 1 पुट करना है और इन
10 माइनस 8 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस हो रही है 15 प्लस 8 हो जाएगा आपके पास 23 लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है प्लस 12 इंटू आयोटा की जगह माइनस का इनपुट किया बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16। अब इनको सॉल्व कर लें 10 प्लस माइनस माइनस 21 सॉरी माइनस 12 बाय 25 प्लस 15 इक्वल्स टू 41। अब रियल पार्ट में सॉल्व करना है। रियल पार्ट आपके पास है जी 10 माइनस 12 माइनस 23 अयोटा बाय 41 है तो 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा -2 माइनस 23 अयोटा बाय 41। अब ये जो 41 है ये 2 के साथ भी डिवाइड है 23 अयोटा के साथ भी डिवाइड है सेपरेट कर लें इनको -2 बाय 41 माइनस 23 बाय 41 अयोटा तो ये आपके पास लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है राइट हैंड साइड की और ये जो हमने ऊपर सॉल्व की थी ये लेफ्ट हैंड साइड थी तो अगर कंपेयर किया जाए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आती हैं दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम आती हैं इट्स मीन दैट आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 के बाद मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 एंड पार्ट 6 जो है वो दोनों तकरीबन आपके पास सेम पैटर्न में ही सॉल्व होंगे लेकिन जस्ट डिफरेंस यहाँ पे है कि इधर पार्ट 5 में आपने रियल पार्ट को शो करना है और 6 पार्ट में आपने इमेजिनरी पार्ट को शो करना है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। आपके पास गिवन है 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। आपने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z मीन्स अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लास्ट वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है वो z का रियल पार्ट होगा और z की वैल्यू जो कि 2 प्लस z होगा विच इज आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर 3 और जो आपके पास रियल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 तो आपके पास इट्स मीन दैट इस क्वेश्चन में जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए क्योंकि 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है z का रियल पार्ट। और जो पार्ट नंबर 6 है वहाँ पे क्या आपके पास गिवन है वहाँ ये गिवन है कि 1/2 अयोटा into c minus z conjugate is the imaginary part of c। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो 3 आना चाहिए बिकॉज 3 ही रिप्रेजेंट कर रहा है z के अंदर इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है तो हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ तो आ जाएगा 1/2 वैल्यू पुट करें z की विच इज 2 प्लस 3 अयोटा आगे साइन प्लस का यहाँ पे है z का कॉन्जुगेट तो 2 प्लस 3 अयोटा का लेंगे कॉन्जुगेट क्लोज द ब्रैकेट। यहाँ पे साथ साथ करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। यहाँ पे भी आपके पास क्या गिवन है 1/2 अयोटा और z की वैल्यू पुट करनी है विच इज 2 प्लस 3 अयोटा माइनस का साइन है तो आगे आप ब्रैकेट टेस्ट करेंगे क्योंकि आपको साइन चेंज करना होगा फिर आप वैल्यू लिखेंगे z की प्लस 2 प्लस 3 अयोटा और लेकिन आपने यहाँ पे z का लेना है कॉन्जुगेट तो ऊपर आप कॉन्जुगेट का साइन विच इज बाहर आप प्लेस कर लेंगे। इस स्टेप में आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कॉन्जुगेट को ओपन करना है 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 कॉन्जुगेट को ओपन करने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो प्लस गोस टू माइनस 3 अयोटा क्लोज द ब्रैकेट। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है 2 अयोटा इनटू 2 प्लस 3 अयोटा माइनस है और यहाँ पे इसका लेंगे कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस 3 अयोटा क्लोज द ब्रैकेट। अब रियल को रियल पार्ट में सॉल्व कर लिए इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस 3 होता है और ये माइनस 3 होता है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 बन जाएगा और 4 को आप नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करें 2 1 जा 2 2 जा 4 तो आपके पास आ जाएगा 2। अब 2 को अगर आप चेक करें z के जो आपके पास वैल्यू गिवन थी उसमें तो z आपके पास क्या गिवन था z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 अयोटा गिवन था। अब इसमें रियल पार्ट क्या था आपके पास 2 था इमेजिनरी पार्ट जो था वो 3 था। उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो रियल पार्ट ऑफ आना चाहिए मींस 2 आना चाहिए तो आपके पास 2 आ चुका है हेंस आपने इसको प्रूव कर लिया कि 2 इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो इसमें आपने प्रूव करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आना चाहिए तो इसको नेक्स्ट करते हैं सॉल्व 1/2 अयोटा एज दिस into 2 plus 3 अयोटा माइनस ओपन कर ले -2 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा क्लोज द ब्रैकेट। अब ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा -2 के साथ
रिमेनिंग आपके पास आएगा 1/2 आयोटा, 3 + 3 हो जाएंगे 6 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा को कैंसिल करें आयोटा के साथ और 2 की कैंसिलेशन हो जाती है किसके साथ, बिकॉज 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो रिमेनिंग आ जाता है 3 1s are 3, जस्ट 3 आता है। तो अगर आप 3 को कंपेयर करें z की वैल्यू के साथ, z इक्वल्स टू था आपके पास 2 + 3 आयोटा, तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। इट्स मीन दैट यहाँ पे भी आपने प्रूफ कर लिया कि जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। इस तरह से जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री 9th चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे। 3.5 न्यूमेरिकल से हमने अब स्टार्ट करना है। 3.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके पास कुछ यूँ है, A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? According to this given statement, our data is like that. यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले जो डाटा में बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज़ मेंशन है। वेट आपके पास 20 न्यूटन था जिसको हम W से सिंबलाइज कर रहे हैं। जो आपको टोटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमने कैलकुलेट करनी है। चूँकि बात इसके अंदर हुई है, उन्होंने लिखा है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकल मोशन में फ्री फॉल आ जाता है, तो आपको अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नोन ना भी हो आपके डाटा में तो आपने उसकी वैल्यू खुद से पुट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे कर ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस चीज़ से हिंट मिला आपको कि हमने जी लेना है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब फ्री फॉल मूवमेंट आ जाती है। जब फ्री फॉल मूवमेंट हो तो हम जी की वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर। एक्सेलरेशन अब जो आपको गिवन था इसमें वो उन्होंने दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने पहले W = mg इक्वेशन यूज़ करनी है, जिसमें से m सेपरेट कर लिया तो W/g हो गया। इससे आपको मैस मिल जाएगा। देन आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग गिवन इक्वेशन F = ma लेनी है। अब स्टूडेंट्स आपने अपने डाटा में ऑब्जर्व किया कि हमने वर्टिकली अपवर्ड की वजह से ग्रेविटी अज्यूम कर ली और एक एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको जो टोटल चेंज होता है वेलोसिटीज़ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको गिवन था। तो अब आपने क्या करना है कि थोड़ी सी चेंजिंग कुछ इस तरीके से बनाई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं F = ma था ना, आपने a यानी एक्सेलरेशन के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ऐड कर लेना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g था तो आपने a + g लिख दिया, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई। फर्स्ट तो आपने सिंपल काम किया, वेट ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट किया, आपके पास टोटल मैस आ जाएगा 2 के। देन आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि F = ma + g जो हमारी फाइनल इक्वेशन थी, आपके पास m भी आ चुका, a भी नॉन है, g भी आपको पता है। आपने जस्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, तो जो टोटल फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी वो 24 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू न्यूमेरिकल 3.6 स्टेटमेंट इज 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the end of a spring that passes over a frictionless pulley. Find the tension, the spring and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. आपको याद होगा कि आपको फर्स्ट केस मैंने प्रीवियस आप लोगों का जो सिलेबस था उसमें करवाया था, सेकंड इस वाले में किया आपने। तो आप लोगों के पास उसमें हमने कैलकुलेशन बेसिकली जो की थी वो मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए की थी। मतलब आपने टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया था। किस आपके पास सिस्टम में ये बात हुई थी कि आप लोगों ने तब ये बात की थी जब दो मैसेज किसी भी सिस्टम में एक पुली के साथ वर्टिकली मूव कर रहे हो, मतलब फ्री फॉल में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको यहीं से हिंट मिल गया कि जब दोनों मैसेज वर्टिकल मोशन में होंगे तो वो फर्स्ट केस के फार्मूलाज पे बेस्ड होगा। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट मैस 52 kg है, सेकेंड 48 kg, ग्रेविटी गिवन है। टेंशन जो टोटल स्ट्रिंग में होता है तो तनाव होता है वो भी हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी बॉडीज़ में हमने कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि ये वो केस है जब दोनों मैसेज आपके पास वर्टिकली मूव करते हैं, तो उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन के कुछ ऐसे फार्मूलाज आपने पढ़े हुए थे और कैलकुलेशन करते हुए अब आपने जस्ट उन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके पास m1 भी है, m2 भी है, g भी है, सबको पुट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में इनको ऐड किया, आपने डिवाइड करके जो वैल्यू निकाली 499.2, हम इसको राउंड ऑफ 500 लिख सकते हैं। तो आपके पास जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग में वो 500 न्यूटन आ जाएगा। सेम फिर इसी तरह जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसमें अब आपने क्या करना है, आपके पास गिवन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, एक आपके पास है 52 kg और एक आपके पास है 48। आपने पहले 52 और 48 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है और फिर उसमें से आपने 10 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया 100 से और आपके पास एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपने पीछे फार्मूला देखा ना उसमें एक थोड़ी सी
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखें M1 माइनस M2G है, ठीक है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ था सेंटर में माइनस का साइन लगाइएगा, कैलकुलेशन में ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस का साइन यूज़ करना है। फिर लास्ट पे आपने रिजल्ट मेंशन कर देना है, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आ गया। सेकंड केस भी इसी तरह से आपके पास 3.7 स्टेटमेंट है। 2 मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the end of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. ये हॉरिजॉन्टल टेबल की वजह से आपको कंडीशन पता चल जाएगी कि एक वर्टिकल मूव करेगा, एक हॉरिजॉन्टल मूव करेगा मैच। तो ऑब्वियसली जो आप लोग यूज़ करेंगे केस वो आप लोगों के पास सेकंड केस होगा, ठीक हो गया। आपने इसी तरह डाटा लिखा कि 2 मैसेज आपको नोन है, ग्रेविटी आपको नोन है, टेंशन और एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करनी है। सेकंड केस में जब एक बॉडी वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो आपके पास एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूलाज कुछ इस तरीके से होते हैं। आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना है। पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास एक्सेलरेशन 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट किया और कैलकुलेट कर। देन आप लोगों ने इसी तरीके से यहाँ पे टेंशन के लिए भी फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन की, आपके पास आंसर आ गया। तो इट मीन्स ईजी से फार्मूला से बात फिर आ जाती है कि आपकी प्रैक्टिस की। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे आपको ये क्लियर होंगे। आपने इसे रेलिवेंट अपनी एग्जांपल्स भी टेक्स्ट बुक से सॉल्व करनी है ताकि आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। और सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्वांटिटीज़ के SI यूनिट्स पता होने चाहिए। आप उन सबको अपने माइंड में बिठाएं, फिर न्यूमेरिकल करें, आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट समझने में आसानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट के आपके जो न्यूमेरिकल रिमेनिंग हैं उनके साथ कल मिलेंगे, कल सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।